साहिब तबस्सुम जी, कश्मीर होप की तरफ से हम आपका खैर मकदम करते हैं। सखी सेंटर जो इसकी बुनियाद कब पड़ी और इसका बुनियादी मकसद क्या है? सखी वन स्टॉप सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ 2018 में 16 नवंबर। इसका मकसद यही है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं, घरेलू तशद्दुद जो हो रहा है औरतों के साथ, और जो हमारी बहनों के साथ वायलेंस होती है कॉलेज में या रोड पे या ऑफिस में, उसके खिलाफ यहाँ पे हम केस रजिस्टर करते हैं। आप इसके सरबराह हैं जी। जिले कुपवारा में लोग कितने अवेयर इस बारे में हैं कि यहाँ पे सखी सेंटर कुपवारा में वो विक्टिम यहाँ कितने आते हैं? यहाँ पे पहले तो बहुत कम थे, फिर हमारे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए, फिर हमने कुछ वीडियोस बनाए जो हमने वायरल किए, फिर और मैंने सोशल मीडिया थ्रू भी कांटेक्ट किया लोगों के साथ। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे डायरेक्टली केसेस आते हैं। पहले 181 के थ्रू भी केसेस आते हैं, जो वुमेन हेल्पलाइन है 181। तो अब डायरेक्टली भी आते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं वन स्टॉप सेंटर से। जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनका कोई इसमें रोल है अवेयरनेस के बारे में? आंगनवाड़ी उनका यही रोल है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, क्योंकि उनका जो होता है उनका ज़्यादा एक तालमेल होता है ऐसी औरतों के साथ, मतलब सेंटर में जाना, फिर उनके पास औरतें आती है, बातें करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। इनका भी इसमें बहुत काफ़ी पॉजिटिव रोल है। अच्छा, अवेयरनेस के लिए आप कोई कैंप कर रहे हैं? जी जी। हाँ। कितने कैंप किए होंगे आज तक? लगभग मोर देन 200। अक्सर जो केस आते होंगे वो बहुओं के आते होंगे जी, यहाँ बेटियों के आते होंगे जी, लेकिन ऐसे में देखा हमने कि सास कहीं पे विक्टिम होती है जी, या माई विक्टिम होती है बिल्कुल। या कहीं घर जमाई होता है, फिर उसकी सास भी विक्टिम होती है। बिल्कुल। ऐसा कोई केस अभी तक? बिल्कुल। उनके साथ आपने फिर क्या किया ऐसे के मामला में? हमारे पास एक केस था जहाँ पे ऐसी एक लेडी थी जिसके पास बेटा नहीं था, उन्होंने घर पे लाया था, मतलब वो घर जमाई था, उनके साथ वायलेंस थी। रिसेंटली हमने वो केस रिजॉल्व किया, तो उनके साथ ज्यादती हो रही थी उनकी बेटी की ओर से और दामाद की ओर से, तो वो हमने रिजॉल्व किया। और यहाँ पे एक और केस, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जैसे जहाँ पे लेडी है लगभग 60 इयर्स ओल्ड, तो हाँ, तो क्योंकि ये जो एज है यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करती है अपने बच्चों से कि वो उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ वायलेंस हुई। फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो हमने उस मसले को इजीली हैंडल किया। जी। ज्यादातर किस तरह के केस आते हैं? जैसे हमारे पास फाइनेंशियल केस होते हैं, कोई पति अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता है, या सोशल केस है, इसके अलावा फिजिकल वायलेंस ऐसे भी केसेस हैं, ये रेयर केसेस हैं इस तरह के, और फाइनेंशियल केसेस के ज़्यादा भी हैं क्योंकि हर इंसान को नीड होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल केसेस जो मतलब क्राइसिस कहाँ बनते हैं, जब एक बंदा अपनी बीवी को मेंटेन नहीं कर पाता है, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से होती है वो प्रॉब्लम, वो केसेस भी आते हैं। और यहाँ पे जो घरेलू है, मतलब जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पे इश्यूज बनते हैं, कभी मदर इन लॉ, कभी डॉटर इन लॉ, कभी ब्रदर इन लॉ, तो वहाँ पे जो ये औरत उस चीज़ का शिकार बनती है, तो वो केसेस भी आते हैं। या डाउरी केसेस है, या आपने अभी एक केस देखा जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रॉब्लम महर अब रखते हैं मैं कोई में जमीन को लाल, ये कहने में आता है, लिखने में भी आता है, लेकिन फिर इसको पे करने में इनको बहुत हेजिटेशन, बहुत ये कहते हैं बस हमने लिखाया यहाँ पे तो अब हो गया, तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। एक मसला ये है कि जब कोई विक्टिम होगी वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन राब्ता नहीं कर पाती है, डायरेक्ट वकील नहीं कर पाती है, जी। आप किस तरह उनकी हेल्प करते हैं? या आपका जो डिपार्टमेंट या यहाँ ये सेंटर है, जैसे एक्चुअली वन स्टॉप सेंटर हम इसको यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वन स्टॉप सेंटर यहाँ पे एक ऐसी औरत जो डिस्ट्रेस औरत है, इसके लिए वो स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक स्टॉप। जैसे इसको पुलिस की फैसिलिटी चाहिए, यहाँ पे पुलिस फैसिलिटेशन ऑफिसर होता है, या इसको मेडिकल रीड चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, या इसको लीगल एड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है फ्री में। अच्छा, अगर किसी बंदे को तलाक लगता है या कोई विडो हो जाती है, उसके लिए यहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रोग्राम है कि उसे सेटल करें नए तरीके से, या उससे कोई
हुनर सिखाए, ऐसा कोई मामला है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ना या आप कोई उसके लिए कोई प्रोग्राम है? ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक और मामला है, जब दो बंदों के बीच में, एक बीवी और खामद के बीच में कोई अनबन होती है, उसका बराह रास्त असर उसके बच्चों पे पड़ता है और उससे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है। बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनका मुस्तकबिल उनकी वालिदैन की वजह से खराब हो जाता है, उनके लिए कोई खास प्रोग्राम आपके पास है? बिलो 18 किसे हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, वो CWC का है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ऐसा अगर केस हमारे पास आए, लेडी आए, उसको मतलब एक तो अपना इशू है प्लस बच्चों का भी है, तो उसकी हेल्प हम कराते हैं CWC के थ्रू। CWC के थ्रू। अच्छा, एक मामला है, जैसे कि हम कहते हैं कि बंदा मैच्योर हो गया, अब इसकी शादी करनी चाहिए। आपने कितना 1-2 साल हुए आपको भी यहाँ? 3-4 सालों में देखा कि लोग उस तरह मैच्योर नहीं है कि वो अपनी बंदी को सही तरीके से संभालें, यानी अपनी बीवी का जो उनके हुकूक हैं वो उस तरह सही तरीके से नहीं निभाते हैं। इसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है या अवेयरनेस की जरूरत है, खासकर लड़कों को? पहले यहाँ पे हमें सबसे पहले एज पर माय नॉलेज और एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है जब हम किसी जोड़े को शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए, हम उनको काउंसलिंग दें। जो हमारी आगे की जिंदगी है वो हमें कैसे स्पेंड करनी है और क्या राइट्स है, किस तरह से हमें गुजारनी है, वो सब इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, जो आपके साथ मुंसलिक महकमे, जैसे आपने अभी कहा लीगल एड, आपने अभी कहा हेल्थ का, यहाँ पे फर्स्ट एड आप देते हैं, या पुलिस का, वो आप किस तरह ताउन पेश करते हैं? उनका ताउन किस तरह? देखिए, जब हमें लीगल एड की ज़रूरत होती है एक डिस्ट्रेस वुमेन के लिए तो हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सेक्शन अथॉरिटी को कांटेक्ट करते हैं। दे कैन प्रोवाइड हर ए फ्री एडवोकेट। आफ्टर दैट इफ वी नीड हेल्प ऑफ पुलिस देन वी कैन कांटेक्ट हिम थ्रू मेल और थ्रू हम उनको हार्ड कॉपी भेजते हैं। वहाँ पे हमें वो हेल्प करते हैं जहाँ पे कोई ऐसा बंदा है वो डिनाई करता है प्रेजेंट होने में, तो वहाँ पे हम पुलिस की हेल्प लेते हैं, दे कैन प्रोवाइड। अच्छा, 2021 में आज तक 2021 के इस साल में कितने केस आपने लिए होंगे और वो सेटल किए होंगे 2021 में? मोर देन 400 केसेस यहाँ पे रजिस्टर है। अच्छा, अभी रजिस्टर मोर देन 400 केसेस मैं कहती हूँ अब तक। अच्छा, तो और आज तक हमारे पास लगभग मोर देन 350 केसेस ये रिजॉल्व हुए हैं। अच्छा, जो हमारे उलमा हैं या समाजी कारकुन हैं या गाँव के जो खासकर बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारी मस्जिद की मीडिया, उनके जो जिम्मेदार होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, जैसे देखो बिफोर कंटैक्टिंग वुमेन्स ग्रीवेंस सेल और पुलिस स्टेशन केस उनके पास जाता है। जैसे कंसर्न बॉडी होती है किसी गांव की, सरपंच होता है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, या वहाँ पे कुछ रीजनेबल पर्सन हो जिनके पास ये मसला होता है, उन्होंने सुना हो, देखा होता है, इसको पढ़ा होता है, तो तब जब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं थ्रू काउंसलिंग इस मसले को हल करने की, तो उस टाइम हम उनको यहाँ पे कांटेक्ट करके बुलाते हैं क्योंकि उनके पास इसकी नॉलेज होती है, देखें हम वो हेल्प करते हैं हमें इसको रिजॉल्व करने में। मतलब वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कितनी बार केस आया, क्या कोशिश की हमने, तो हम उनको उसमें विटनेस भी रखते हैं रिकॉन्सिलिएशन, जिस वक्त हम रिकॉन्सिलिएट करते हैं। मेरा सवाल ये था कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी ये क्या चाहिए? सबसे पहले जब यहाँ पे आता है उनको ये भी हम कहते हैं कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपकी कंसर्न बॉडी है गाँव में उनके पास जाए, क्योंकि वो इजी रहता है दोनों के लिए। तो उनको भी हम जब यहाँ पे रिकॉन्सिलेट करते हैं, फिर हम लास्ट में उनको फिर से कोशिश करें कि आपको कोशिश करनी चाहिए पहले मसले को हम यहाँ पे ही रिकॉन्सिलेट करें, जब आप इसमें कहीं पर फेल होते हैं तब फिर आप उसको वुमेन्स ग्रीवेंस पे ला सकते हैं। अच्छा, ऐसे मामलों में उलमा की क्या जिम्मेदारी बनती है, यानी वो लोगों को किस तरह अवेयर करें कि अवेयरनेस थ्रू? देखिए, जैसे हमारी वी आर मुस्लिम्स, तो हमारे लिए एक बोर्ड बना हुआ था, मॉडल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक मॉडल है, उनकी मतलब उस पर हमें चलना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है। उलमा की यही इसमें एक कोशिश होनी चाहिए कि वो यूथ को अवेयर करें, जो मतलब हमें जो हमारा शरीयत हमें बताता है उनको उस बारे में उनको अवेयर करें कि आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है अपनी बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ। मुझे लगता है अगर उनकी ये कोशिश होगी तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल होगा, क्योंकि उस वक्त में एक मर्द को और औरत को पूरा पता चलेगा कि मेरे राइट्स के हुकूक क्या है, मुझे नहीं, हाँ, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के इशूज़ बन सकते हैं। अच्छा, अगर दो बंदों के बीच में, एक बीवी और एक खान के बीच में मसला हो, उससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है?
یعنی کہ ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں ایک بستی میں ایسا معاملہ ہو گیا, پھر طلاق کی نوبت آ گئی یا روز جھگڑوں کے معاملے آ گئے, تو ایسے میں سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سوسائٹی پہ اس کا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ جب اسی سوسائٹی میں کوئی اور بندہ آنا چاہتا ہے تو وہ وہاں آنے سے پہلے 100 بار سوچے گا, یا کوئی پیرنٹ جو ہوگا اس کو وہاں پہ رشتہ دینا ہے یا لینا ہے تو اس بارے میں وہ پہلے 100 بار سوچے گا. مجھے لگتا ہے 100 سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ویریفیکیشن دے گا, تو اس سے بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے پوری سوسائٹی کو. جی اچھا, پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے دیکھا یہاں خاص کر ہمارے ضلع کپوارہ میں بھی اور پورے کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈائیورس کیس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ کی ایکسپیرینس کے مطابق اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ جو میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہاں پہ. ہم اس رشتے کو جو یہ ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے, دنیا کا پہلا رشتہ ہے, بہت ہی پیارا رشتہ ہے اور بہت ہی نازک رشتہ ہے, اس پہ ہم کنسنٹریٹ بہت کم کرتے ہیں اور اس کے جو ہمارے لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں. اچھا, خاص کر طلاق کی بات ہم کریں گے, ڈائیورس کی بات, ان میں فیملی کا کس طرح رول رہتا ہے؟ جو لڑکے کی فیملی ہوتی ہے اس وقت ان کا کیا رول رہتا ہے؟ وہ زیادہ اکثر دیکھا گیا کہ وہ لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت کیا ہونا, دیکھیے انسان غلطیوں کا پتلا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو جو لڑکا ہے جو مرد ہے اس کی فیملی کا یہ رول, اس کے پیرنٹس کا, اس کے ریلیٹیو کا یہ پازیٹیو رول ہونا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیاں سدھارنے کے لیے ٹائم دینا ہے, تو ان کو یہ چاہے وہاں پہ پازیٹیو رول کرے, یہ بات سمجھے کہ کبھی ہماری بھی بیٹی اس موڑ پہ آ سکتی ہے, بہن اس موڑ پہ آ سکتی ہے, تو ہمیں یہیں سے ہی اچھائی کی شروعات کرنی چاہیے, سو دیٹ کل کو ہمیں اس کو فیس نہ کرنا پڑے. اچھا, لڑکیوں کو اکثر ہمیں پڑھایا بھی گیا اور سنایا بھی گیا کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں. جو ہماری نئی نسل جیسے ابھی جن کی ایج ابھی 14 ہوگی, 13-15 ہوگی, ہمیں ان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے کہ وہ مضبوط بن جائے؟ اگر ان کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں ایسا معاملہ پیش آئے نہیں, وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے اور اسٹرگل بھی کر سکے. اس کے لیے والدین اور اسکول جو استاد ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے, پیرنٹس کی یہاں پہ ایک بہت بڑا رول ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں سو دیٹ میں اس کو پرووائڈ کروں لائف لانگ سیکیورٹی, اس کو یہ لگتا ہے. مگر یہاں پہ پیرنٹس کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو ہماری جو یہ ایج ہے یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے, جیسے وائلنس ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, مطلب شادی کے بعد بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں, اپس بھی ہوتے ہیں, ڈاؤنس بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پیرنٹس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سالڈ ایجوکیشن دے, وہ ان کو ایجوکیشنلی امپاور کرے تاکہ وہ کل کو اس کے مطلب اتنے کیپیبل ہو جائے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو, ہاں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے, تبھی جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اور ان کو امپاور کرے فزیکلی, مینٹلی, تاکہ ان کو اسٹرانگ بنائے, ان کی سوچ کو اسٹرانگ بنائے, تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو اس میں آگے اپس اینڈ ڈاؤنز آنے والے ان کے ساتھ فائٹ بیک کر سکے, ہاں اسٹرگل کر سکے. یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو لائف لانگ سیکیورٹی سمجھتے ہو کہ شادی ہے, وہ شادی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے. سیکیورٹی ہے کہ آپ ان کو ایجوکیشن دو, آپ ان کو اسکل دو, تاکہ وہ ان کو اس قابل بنا سکیں, وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے سکیں, وہ ڈیسیجن میکر. اب ایک ذاتی سوال, چونکہ آپ یہاں پہ دفتر میں رہتے ہیں جی, تو آپ کو بعد میں بھی آپ کے گھر فون آتے ہوں گے, کیس کے فون آتے ہوں گے, ریلیٹیو وکٹمز کے, آپ اپنے بچوں کو نجی زندگی میں وقت دے سکتے ہیں اتنے مشکل حالات میں کہ آپ کو کتنے, ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو کتنے کیس ہینڈل کرنے پڑتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہوں گی اپنے فیملی کو وقت دینے میں. دیکھیے, اب میں خود کہوں کہ اپنی زبانی تو یہ ہوگی, تو اس کا یہ ہوگا اثر کہ یہ اپنی تعریف خود کی تعریف خود کرنا. دیکھیے, اب میرا یہ ہے ماشاء اللہ, آئی تھنک ایز پر مائی ایکسپیرئنس آئی ایم پازیٹیو ان مائی فیملی. میں وہاں پہ یہ کنسیڈر نہیں کرتی ہوں دیٹ آئی ایم اے سینٹر ایڈمنسٹریٹر, آئی ایم سم تھنگ بگ, نو. میں وہاں پہ ایک عام انسان ہوں, بہو بھی ہوں, ماں بھی ہوں اور بیوی بھی ہوں. تو وہ انشاءاللہ وہ ریلیشن جو ہے اس پہ میں زیادہ کانسنٹریٹ کرتی ہوں, تاکہ وہاں سے مجھے اگر اونچ نیچ ہوگی تو میں کسی نہیں, اونچ نیچ نہیں, مجھے پتا ہے کیا مطلب ہے میرا, اگر مجھے یہ پہلے مجھے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا ہے, تبھی میں کسی اور کو نصیحت کر سکتی ہوں آپ کو ایسے چلنا ہے اپنی زندگی کو سکسیسفل بنانے کے لیے. تو وہ کوشش میری پیچھے والی زندگی میں چل رہی ہے, جو میرے مطلب آف لائن زندگی ہے.
बाहर जो ज़िंदगी है मेरी, उसमें मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर जगह अपने आप को परफेक्ट बना सकूं, बीइंग ए मदर, बीइंग ए वाइफ एंड बीइंग ए डॉटर। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप उनको वहाँ दे पाते हैं। हाँ, ये मसला ये है, देखिए सही बात है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बिजी शेड्यूल 24 आवर्स हमारी जो फोन कॉल्स आती है अब वो हमें रिसीव करनी पड़ती है, तो उसके बावजूद भी हमारी यही कोशिश होती है कि अपनी फैमिली को टाइम दे सके। लास्ट में आपका पैगाम क्या होगा वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी और नौजवानों के लिए? वालिदैन के लिए मेरा एक मैसेज है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, खासतौर से अपनी बेटियों को पराया ना समझें। जब आप इनको पराया समझोगे, कल को आप कैसे अपने दामाद से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इसको अपना समझ सके या इसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। तो इनको आप एम्पावर करो, इनको प्रॉपर्टी राइट्स दो, इनको लैंड ओनरशिप राइट्स दो, इनको आप फाइनेंशियली एम्पावर करो। मैं नहीं कह रही हूँ आप इनके बैंक बैलेंस रखो, नहीं, आप इनको सॉलिड एजुकेशन दो सो डैट ये अपने आप पे डिपेंड हो जाए, कल को ये किसी मेल पे डिपेंडेंट ना हो जाए, तो उनकी जिंदगी तभी सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरा होता है यूथ के लिए, यूथ का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जो इस वक्त यहाँ पे हमारी सोसाइटी में वायरस है, इसको रिमूव करने में यूथ का रोल है। इसको मैं यूथ को मैसेज देती हूँ कि हमारे साथ जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़े, क्योंकि बहुत तरह की वायलेंस होती है यहाँ पे। शायद कम से कम आप ये तो समझो जो दूसरी, ये अभी आपकी वही लड़की आपकी बीवी हो सकती जो आपकी निकाह में आएगी, कॉलेज दफ्तर, वो आपकी बहन है, वो आपकी मजहबी बहन है, उसके साथ आप उसी तरह का रोल बिहेवियर रख सकते हो। तो उसमें आप प्लीज, अगर आप किसी और को गलत नजर से देखोगे, आपकी बहन को ऑटोमेटिकली आपको गलत नजर से देखेगा। दूसरा, जो बच्चों के लिए मेरा रोल है, माँ बाप आप पे भरोसा करते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हो वो आपको हेजिटेट नहीं करते, जाने में कहते हैं आप जाओ, जो चाहे ले लो, बट आप इस चीज़ का ख्याल रख सकें कि हम किसी की बेटियां हैं, किसी की इज्जत है, इस इज्जत को बरकरार रखना है। कश्मीर बुक को वक़्त देने के लिए हम आपका एक बार फिर शुक्रिया। वेलकम।